हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल मॉलिक्यूलर जोन। तो आज हम शुरू करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक सीरीज, जिसमें हम आज अपना फर्स्ट लेक्चर शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम शुरुआत करेंगे जनरल इंट्रोडक्शन से। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसा टॉपिक है जो हर लेवल के बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लास 10 से कार्बन की केमिस्ट्री शुरू हो जाती है, तो क्लास 10th के बच्चे के लिए भी उतना इंपॉर्टेंट है। 11th हो या क्लास 12th का बच्चा हो या क्लास 12th पास्ड आउट हो या किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाला बच्चा हो, जहां पर भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूज होता है वहां पर बेसिक कॉन्सेप्ट्स का यूज होता ही होता है। तो वही बेसिक प्रिंसिपल हम आज शुरू करने वाले हैं। तो फर्स्ट लेक्चर शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम जनरल इंट्रोडक्शन से। फर्स्ट ऑफ ऑल, एज द नेम इंडिकेट्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की केमिस्ट्री। एंड व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। जो भी कार्बन के कंपाउंड्स हैं उन सभी कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाता है, और जो कार्बन के कंपाउंड्स की केमिस्ट्री है उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग हुई कि ये बिलीव किया गया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको हम लेबोरेटरी में नहीं बना सकते, और लेबोरेटरी में नहीं बना सकते बट ये पाए जाते हैं प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडी में। तो सिर्फ इनको आइसोलेट किया जा सकता है प्लांट और एनिमल की बॉडी में, इनको लैब में आइसोलेट नहीं किया जा सकता। और ये कौन सी थ्योरी थी? किसने इस थ्योरी पे बिलीव किया? द थ्योरी वाज वाइटल फोर्स थ्योरी। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फील्ड में जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जहाँ से हिस्ट्री शुरू होती है वो है वाइटल फोर्स थ्योरी। तो वाइटल फोर्स थ्योरी वाज गिवन बाय बर्जीलियस। बर्जीलियस ने प्रपोज किया कि द सिंथेसिस ऑफ दीज कंपाउंड्स मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसिस सिर्फ प्लांट और एनिमल की बॉडी में ही हो सकता है, बाहर नहीं हो सकता। और प्लांट और एनिमल की बॉडी में भी इसको सिंथेसाइज करने के लिए एक मिस्टीरियस फोर्स चाहिए। दैट मिस्टीरियस फोर्स इज नोन एज वाइटल फोर्स, और इस थ्योरी को कहा गया वाइटल फोर्स थ्योरी। बट मीनवाइल जब ये थ्योरी दी गई तभी होलर एक साइंटिस्ट थे, वो साइंटिस्ट क्या कर रहे थे? एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रिपरेशन कर रहे थे, अमोनियम साइनेट। उन्होंने अमोनियम सल्फेट लिया और पोटेशियम साइनेट लिया, और वो बनाना चाहते थे अमोनियम साइनेट, जो कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। बट मीनवाइल क्या हुआ, जब ये कंपाउंड बना रहे थे, ये कंपाउंड बन तो गया बट अंडर द रिएक्शन कंडीशन, उस टाइम कुछ हीट की रिएक्शन कंडीशंस थी, तो ये आइसोलेट नहीं हो पाया। इस कंपाउंड ने हीट की रिएक्शन कंडीशन के अंदर रीअरेंजमेंट कर लिया, और रीअरेंजमेंट करके यूरिया एक कंपाउंड दिया। दैट यूरिया वाज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जैसे ये कंपाउंड की सिंथेसिस हुई तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फील्ड में एक रिवॉल्यूशन आ गया था, कि इतना बड़ा रिवॉल्यूशन था ये कि एक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो इससे पहले ऐसा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को कभी बनाया ही नहीं जा सकता, ऑर्गेनिक कंपाउंड को कभी बाहर आइसोलेट नहीं किया जा सकता, बट वो कंपाउंड कोइंसिडेंटली बन गया, एक्सीडेंटली बन गया। बनाना नहीं चाह रहे थे बट वो एक्सीडेंटली बन गया, और जैसे ही ये बना वैसे इतना बड़ा रिवॉल्यूशन आ गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फील्ड में कि फिर तो एक से एक के बाद एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते ही चले गए। तो दिस वाज द वाइटल फोर्स थ्योरी एंड एक्सीडेंटली synthesis of organic compound, that was urea. तो यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है कि what is the first synthesized organic compound? तो that was urea. तो ये आप याद रखेंगे, यहाँ पर 1 मार्क का एक क्वेश्चन बन सकता है, कंपटीशन लेवल पे भी, स्कूल लेवल पे भी। कभी कभी आपसे ये रिएक्शन नहीं पूछी जाएगी, आपसे सिर्फ पूछा जा सकता है कि फर्स्टली जो सिंथेसाइज्ड एटम ऑर्गेनिक कंपाउंड था वो यूरिया था, और वाइटल फोर्स थ्योरी किसने दी, और फिर उसके बाद वो एक्सीडेंटली कंपाउंड किसने सिंथेसाइज किया, इतना यहाँ से पूछा जा सकता है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हमें ये समझ में आ गया कि जो कार्बन के कंपाउंड्स हैं वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं, और उनको लेबोरेटरी में भी प्लांट और एनिमल की बॉडी से बाहर भी बनाया जा सकता है। तो अब हमें कार्बन की प्रॉपर्टी पढ़नी पड़ेगी कि भाई कार्बन जो इतने इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स बनाता है, इस कंपाउंड्स को बनाने वाले एटम की प्रॉपर्टी क्या है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कार्बन का एटॉमिक नंबर। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। एटॉमिक नंबर 6 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है 2, 4। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए। उससे अबव स्टूडेंट्स के लिए ऑर्बिटल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। 1s2, 2s2, देन 2p2। 2p2 में भी 2p सबशेल के अंदर 3 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होती हैं, 2px, 2py, 2pz। तो 2 इलेक्ट्रॉन जो बाहर है, एक 2px में जाएगा, एक 2py में जाएगा। तो ओवरऑल मैं ये कह सकती हूँ जो आउटर मोस्ट शेल है दैट इज सेकेंड शेल। सेकेंड शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन s सबशेल में है, 2 इलेक्ट्रॉन्स p सबशेल के अंदर है। तो आउटर मोस्ट शेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 4। इसलिए मैं कहती हूँ कि कार्बन की जो वैलेंसी है दैट इज 4। तो कार्बन की टेट्रावैलेंसी होती है। अब जो कार्बन की टेट्रावैलेंसी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमने हमेशा ये चीज पढ़ी है, किसी भी एटम की जो वैलेंसी है वो डिसाइड करती है कि वो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, बिकॉज ईच एंड एवरी एटम वांट्स टू अचीव इट्स ऑक्टेट इन इट्स आउटरमोस्ट शेल।
तो ऐसे ही कार्बन को भी अपनी स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए ऑक्टेट अचीव करनी पड़ेगी। तो ऑक्टेट अचीव करने के लिए या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दे या फिर क्या करे 4 इलेक्ट्रॉन को बाहर से गेन कर ले। बट दोनों ही जो कंडीशंस है ना वो नॉट पॉसिबल कंडीशन है, इम्पॉसिबल कंडीशन है। क्यों? क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा अगर ये एटम तो बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा, और बहुत ज्यादा छोटा हो जाने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी नहीं रह पाएगी। और अगर 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो छोटे से एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नहीं बढ़ रहे, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो छोटे से एटम के अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज बनने की वजह से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा, तो तब भी एटम की स्टेबिलिटी नहीं आ पाएगी। तो या ना तो ये C4 पॉजिटिव बना सकता है 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करके, ना ही ये 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करके C4 नेगेटिव बना सकता है। दोनों ही पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या करता है, एक बीच का रास्ता अपनाता है। बीच का रास्ता इज इट शेयर्स इलेक्ट्रॉन, ना तो ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा ना ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। ये दूसरा ऐसा एटम ढूंढेगा, अपने जैसा एटम या अपना ही एटम जो कि इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सके। तो ये जो 4 वैलेंसीज हैं, ये 4 वैलेंसीज कार्बन दूसरे कार्बन से भी सेटिस्फाई कर सकता है और दूसरे अपने जैसे एटम से भी सेटिस्फाई कर सकता है जिनके आउटरमोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो भी दूसरे एटम्स ढूंढ रहे हैं इलेक्ट्रॉन को शेयर करने के लिए। तो पहली जो प्रॉपर्टी है कार्बन की बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि यूजफुल है ऑर्गेनिक कंपाउंड, लार्ज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने के लिए, दैट इज टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन की। कार्बन की 4 वैलेंसी होने की वजह से फर्दर जब ये 4 कार्बन के साथ कनेक्ट होता है तो नए कंपाउंड बनाता है। अब ये जो 4 कार्बन है इनकी फिर फर्दर वैलेंसीज इनकम्प्लीट है, 3 वैलेंसीज, इसकी भी 3 इनकम्प्लीट है, इसकी भी 3 इनकम्प्लीट है, इसकी भी 3 इनकम्प्लीट है। तो ये फर्दर आगे कार्बन के साथ कंबाइन होंगी तो इन कार्बन की फिर से वैलेंसीज इनकम्प्लीट होगी। तो ये जो प्रॉपर्टी है ना कार्बन की यूनिक प्रॉपर्टी की, लार्ज नंबर ऑफ चेन को बढ़ाते चला जाता है, आगे आगे कंपाउंड्स को बढ़ाता चला जाता है। इसी प्रॉपर्टी को कहा जाता है कैटिनेशन प्रॉपर्टी। तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी और कार्बन की टेट्रावैलेंसी, इन्हीं दोनों प्रॉपर्टी की वजह से कार्बन के इतने ज्यादा कंपाउंड्स हैं, इतने लंबे लंबे इतने बड़े बड़े कंपाउंड्स हैं और बहुत सारे कंपाउंड्स हैं कि कार्बन की केमिस्ट्री पढ़ने के लिए हमें एक अलग ब्रांच रखनी पड़ी, दैट इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। So this was the history or this was the origination of carbon chemistry or we can say organic chemistry. अब हम शुरुआत करते हैं कि कार्बन के जो कंपाउंड्स बनेंगे वो कंपाउंड्स की रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, कैसी उनकी शेप होगी, क्या उनका हाइब्रिडाइजेशन होगा, वो अब हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। हमने ये चीज पढ़ ली कि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, तो ये चारों बॉन्ड्स इस तरह से 90 डिग्री एंगल पे नहीं होते, जो हमने यहाँ पर दिखा रखे हैं 90 डिग्री एंगल पे नहीं होते। चारों बॉन्ड्स जो है वो इस डिस्टेंस पे होंगे कि ये चारों बॉन्ड्स के बीच में मिनिमम रिपल्शन हो और मैक्सिमम स्टेबिलिटी हो। तो मिनिमम रिपल्शन के लिए इनके बीच में बॉन्ड एंगल होता है 109.5 डिग्री। अगर ये चारों बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, कार्बन की जो 4 वैलेंसी है वो चारों वैलेंसीज सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई हो रही हैं, तो उनके केस में ये टेट्राहेड्रल शेप ऑक्यूपाई करेंगे और टेट्राहेड्रल शेप के अंदर 2 बॉन्ड्स प्लेन में होंगे और ये जो आपको ये डेंस वाला बॉन्ड दिख रहा है ना, ये आउट ऑफ द प्लेन है। कि अगर इस तरह से प्लेन है तो प्लेन से एक बाहर की तरफ आ रहा है, और जो आपको डैश 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 करके दिख रहा है ये प्लेन से पीछे की तरफ आ रहा है। तो एक टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है, एक अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है। तो ये इसमें 2 प्लेन पे होते हैं बॉन्ड्स, एक बाहर की तरफ होता है, एक पीछे की तरफ होता है। तो ये टेट्राहेड्रल बनाते हैं। टेट्राहेड्रल मैं आपको बता सकती हूँ, जैसे सपोज मैंने ये 3 पेंसिल ले ली तो इस तरह से ये पिरामिड सा बनेगा और ये एक ये, तो इसमें मैं मान सकती हूँ कि सपोज मेरे पास ये बॉन्ड, ये बॉन्ड अगर आपको अच्छे से दिख रहा हो, ये 2 बॉन्ड अगर प्लेन में है तो ये पिंक वाली पेंसिल आउट ऑफ द प्लेन हो गई, ग्रीन वाली पेंसिल बिलो द प्लेन हो गई या अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर हो गई। तो ये 2 प्लेन में हो गए बॉन्ड, ये आउट ऑफ द प्लेन हो गया, ये बिलो द प्लेन हो गया। इस तरह से टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता है कार्बन के कंपाउंड्स का, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का, जिनके अंदर 4 बॉन्ड सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट है। तो कार्बन एटम फॉर्म्स 4 इक्विवेलेंट, और ये चारों ही बॉन्ड जो ना इक्विवेलेंट बॉन्ड होते हैं, कोई भी अलग बॉन्ड नहीं होता। इक्विवेलेंट टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स बनाते हैं बिकॉज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ इट्स वैलेंस ऑर्बिटल। इसके जो वैलेंस ऑर्बिटल है, 4 वैलेंस ऑर्बिटल्स, ये आपस में हाइब्रिडाइजेशन करती हैं और इस हाइब्रिडाइजेशन का ही रिजल्ट होता है कि ये ऑर्बिटल्स टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में अरेंज्ड होती हैं। अब यहाँ एक टर्म आई है हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है? हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। तो जितनी भी किसी भी एटम की जो आउटरमोस्ट शेल के ऑर्बिटल्स होती हैं वो ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होती हैं, इंटरमिक्स होती हैं, और जितनी ऑर्बिटल्स कंबाइन होती हैं, इंटरमिक्स होती हैं, उतनी ही ऑर्बिटल्स
हमें रिजल्टिंग मिलती है। अगर 4 ऑर्बिटल कंबाइन हुई है तो 4 ही ऑर्बिटल हमें हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे। तो हम आगे चलते हैं हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट पर ही, कि कैसे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन चेंज होता जाता है और कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन चेंज होने पे शेप ऑफ मॉलिक्यूल भी चेंज हो जाती है। जनरली हमने ये हाइब्रिडाइजेशन क्या पढ़ लिया कि ये टेट्राहेड्रली ये ऑर्बिटल्स अरेंज्ड होंगी अगर चारों बॉन्ड्स कार्बन के सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, और अगर चारों बॉन्ड सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो सबसे पहले हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करेंगे और sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर शेप क्या होगी वो बात करेंगे। तो चलिए तो चलते हैं 2 मिनट के लिए 10th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। 10th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने ये चीज पढ़ी थी कि अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, एल्केन्स। तो यहाँ पर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के केस में ही sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो इट मीन्स हमें यहाँ पर एल्केन्स की शेप्स को पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल सिंपल मॉलिक्यूल से, दैट इज मीथेन मॉलिक्यूल। तो मीथेन के अंदर कोई भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, कोई भी कंपाउंड है, उस कंपाउंड के अंदर एक सेंट्रल एटम होता है और बाकी के साइड एटम्स होते हैं। तो सेंट्रल एटम जनरली वो एटम होता है जो जिसका नंबर कम होता है। जैसे यहाँ पर CH4 है तो यहाँ पर हाइड्रोजन एटम 4 है, कार्बन एटम 1 है, तो जो नंबर में कम होगा ना दैट इज कार्बन एटम, तो वो आपका सेंट्रल एटम हो जाएगा। ये सेंट्रल एटम है और ये बाकी के जो साइड में लगे हुए हैं। तो जो सेंट्रल एटम होता है ना उसके ऑर्बिटल्स का हमेशा हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो कार्बन इज सेंट्रल एटम, उसका हमें पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2s2 2p2। तो 2s सबशेल के अंदर एक ऑर्बिटल होती है, 2p सबशेल के अंदर 3 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होती हैं। 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे, दोनों की ऑपोजिट स्पिन हो गई। 2p के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है बट 2p सबशेल के अंदर 3 ऑर्बिटल्स हैं। तो हमने ये प्रिंसिपल पढ़ा हुआ है कि पहले जो ऑर्बिटल जो इलेक्ट्रॉन्स हैं डबली फिल्ड तब तक नहीं होंगे जब तक डीजनरेट ऑर्बिटल मतलब ऐसी ऑर्बिटल जो सेम एनर्जी की है वो ऑर्बिटल सिंगली ऑक्यूपाइड नहीं हो जाती। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स पहले एक ऑर्बिटल में सिंगली फिल्ड होंगे, जब सिंगली फिल्ड तीनों ऑर्बिटल्स हो जाएंगे उसके बाद डबली फिल्ड होंगे। तो यहाँ पर ये 2s2 2p2 ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन हो गई। जब इस ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन को कुछ ना कुछ एनर्जी बाहर से मिलती है तो ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना वो यहाँ से एक्साइट होकर इस ऑर्बिटल खाली ऑर्बिटल के अंदर चले जाते हैं। तो एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है 2s1 2p3। 2s ऑर्बिटल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, 2p ऑर्बिटल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन। अब क्या हो गया, जब ये एक्साइटेड स्टेट के अंदर जाएंगे तो ये सारी ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करेंगी। क्यों कंबाइन करेंगे, ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? बिना कंबाइन करे भी तो ये 4 बॉन्ड्स बना सकती हैं, पर कंबाइन क्यों करेंगी? क्योंकि अगर ये ऐसे बिना कंबाइन करे 4 बॉन्ड बनाएंगी ना तो एक ऑर्बिटल है 2s और 3 ऑर्बिटल है 2p। तो कार्बन के जो 4 बॉन्ड्स बनेंगे उन चारों में से कोई 3 बॉन्ड तो एक जैसे होंगे क्योंकि वो तीनों बॉन्ड कौन सी ऑर्बिटल के बॉन्ड है, 2p के, और एक हो जाएगा 2s का। पर लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमने क्या पढ़ा, हमने अभी ऊपर पढ़ा है कि कार्बन एटम 4 इक्विवेलेंट बॉन्ड बनाता है, मतलब एक जैसे बॉन्ड बनाता है, कोई डिफरेंस नहीं होता। अगर इक्विवेलेंट बॉन्ड बनाएगा तो इट मीन्स ऑर्बिटल्स भी इक्विवेलेंट सेट ऑफ एनर्जी की होनी चाहिए। तो यहाँ इक्विवेलेंट एनर्जी होने के लिए ये ऑर्बिटल पहले से ही आपस में इंटरमिक्सिंग कर लेती हैं। इसी इंटरमिक्सिंग को कहा जाता है हाइब्रिडाइजेशन। इसी इंटरमिक्सिंग की वजह से जब मेरे पास रिजल्टिंग 4 ऑर्बिटल्स आएंगी वो चारों ऑर्बिटल की एनर्जी बिल्कुल इक्विवेलेंट होगी, एक जैसी एनर्जी होगी, इसलिए बनने वाले जो चारों बॉन्ड्स होंगे वो इक्विवेलेंट बॉन्ड्स होंगे। तो जब एक s और 3p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होंगी तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। sp3 का मतलब क्या है कि क्या हो रहा है, ये एक s और 3 p ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज हो रही हैं तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। 4 ऑर्बिटल कंबाइन हुई थी तो 4 ही sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जनरेट होंगी। अब ये जो sp3 ऑर्बिटल्स जनरेट होंगी ना ये कार्बन एटम के अराउंड इस तरह से अरेंज्ड होंगी कि इनके बीच में मिनिमम रिपल्शन हो, मैक्सिमम स्टेबिलिटी हो। तो हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये sp3 ऑर्बिटल्स जनरेट हो रही है इस तरह से। ये sp3 ऑर्बिटल है, यहाँ पर ये sp3 ऑर्बिटल है, यहाँ पर ये sp3 ऑर्बिटल है और एक ये sp3 ऑर्बिटल है। तो ये चारों sp3 ऑर्बिटल्स जनरेट होंगी और ये अरेंज होंगी कार्बन एटम के अराउंड, क्योंकि कार्बन एटम की ही तो है ये इस तरह से अरेंज्ड होंगी। इस अरेंजमेंट को ही कहा जाता है टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। जैसे ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में अरेंज हो गई, अब ये हाइब्रिडाइज होने के बाद आने वाले हाइड्रोजन से एटम लेंगी और एक एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पर अपनी खाली ऑर्बिटल जो पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल है उनके अंदर ऑक्यूपाई करा लेंगी और यहाँ से हाइड्रोजन एटम सिंगल बॉन्ड बना लेंगे। वही हाइड्रोजन एटम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं।
इन्होंने क्या करा, हेड ऑन ओवरलैपिंग कर ली, इसलिए हेड ऑन ओवरलैपिंग करी, इसलिए यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड बना है। तो ये सिग्मा बॉन्ड मैं कह सकती हूँ कि किस किस ऑर्बिटल के बीच में बना है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एंड s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन। तो ये सिग्मा बॉन्ड sp3 और s ऑर्बिटल के बीच में सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है। इन बॉन्ड्स के बीच में जो एंगल है दैट इज 109.5 डिग्री, ये बॉन्ड एंगल हो गया। जब भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो बॉन्ड्स के बीच में जो एंगल होगा दैट विल बी 109.5 डिग्री। तो टेट्राहेड्रल शेप हो गई मीथेन मॉलिक्यूल की। तो यहां से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि कभी भी अगर कार्बन एटम 4 सिंगल बॉन्ड्स बनाता है, उसकी टेट्रावैलेंसी है, हर जगह टेट्रावैलेंसी होगी, और अगर चारों बॉन्ड्स जो चारों वैलेंसी हैं वो सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई हो रही हैं तो कार्बन टेट्राहेड्रल शेप रखेगा और sp3 हाइब्रिडाइजेशन रखेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल। तो जितने भी अल्केन मॉलिक्यूल्स होंगे उन सभी के अंदर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी और शेप टेट्राहेड्रल होगी। जैसे कि सेकंड एग्जांपल हम ले लेते हैं इथेन मॉलिक्यूल। इथेन के अंदर भी सेम ही चीज होगी, कार्बन की पहले ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, फिर एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, और कार्बन के अराउंड फिर 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जनरेट हो जाएंगी जो कि टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में अरेंज्ड होंगी। बस इथेन मॉलिक्यूल के अंदर क्या है, 2 कार्बन एटम्स है, यहाँ पर 1 कार्बन एटम था, तो यहाँ पर 2 कार्बन एटम है, दोनों के अराउंड 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल टेट्राहेड्रल फॉर्म में अरेंज्ड होंगी। बस यहाँ पर क्या होगा, वहां पर 4 सिग्मा बॉन्ड्स बन रहे थे और चारों सिग्मा बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन के बीच में थे। यहाँ पर 3 सिग्मा बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन के बीच में है, 1 सिग्मा बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में है। तो यहाँ पर 2 टाइप के सिग्मा बॉन्ड है। एक सिग्मा बॉन्ड है जो कि sp3 और s ऑर्बिटल के बीच में बनता है, दैट इज कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड, और जो कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड बनता है ये है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बीच में। तो ये वाला सिग्मा बॉन्ड है sp3 के ओवरलैप से। तो ये भी आपको समझ आ गया होगा, यहाँ पर भी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पर भी बॉन्ड एंगल आपका सेम ही रहेगा 109.5 डिग्री, और टेट्राहेड्रल शेप रहेगी दोनों कार्बन के अराउंड ऑर्बिटल्स की, जिसको मैं बॉन्ड लाइन से इस तरह से दिखा सकती हूँ। सो आई होप आपको sp3 हाइब्रिडाइजेशन इजिली क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन पे। sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है, यहाँ पर एक s और 2 p ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज कर रही हैं, जो कि एल्कीन्स में होता है, क्योंकि एल्कीन्स के अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। तो इस कार्बन के 4 वैलेंसीज थी, उसमें से 1, 2 और 3 वैलेंसीज तो सिग्मा बॉन्ड से कवर हो रही हैं और एक वैलेंसी हो रही है पाई बॉन्ड से कवर। तो जो पाई बॉन्ड्स होते हैं ये हमें पता है पाई बॉन्ड्स किससे बनते हैं, साइड वाइज ओवरलैप से। तो ये ऐसे p ऑर्बिटल्स होंगी, यहाँ p ऑर्बिटल होंगी, ये साइड वाइज ओवरलैप करेंगी। तो कभी भी जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होती है ना वो साइड वाइज ओवरलैप नहीं करती, वो हेड ऑन ओवरलैप ही करती हैं। तो यहाँ पर एक जो डबल बॉन्ड होगा उस डबल बॉन्ड को बनाने के लिए अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल चाहिए, इसलिए एक s और 3 p में से एक s और 2 p ही हाइब्रिडाइज होंगी और एक जो खाली p बच जाएगी वो साइड वाइज ओवरलैप करके डबल बॉन्ड बनाएगी। तो इसलिए यहाँ पर जब भी एल्कीन्स का केस आएगा जहां कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आएगा वहां पर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो अब हम इथीन मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ते हैं। तो इथीन में सेम वही कार्बन की पहले हम ग्राउंड स्टेट लिखेंगे, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p2। तो 2s में 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2p में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर इसको कोई एनर्जी मिलेगी तो ये एक्साइट होके बाहर वाली ऑर्बिटल के अंदर चले जाएंगे 2p ऑर्बिटल के अंदर। तो ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2s1 2p3। फिर ये बॉन्ड बनाने से पहले हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होंगी तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा और एक ऑर्बिटल अनहाइब्रिड बच जाएगी जो कि फर्दर पाई बॉन्ड बनाएगी। और ये तीनों जो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होंगी ये 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएंगी। दोनों कार्बन के पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगी और एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल प्रेजेंट होगी। तो यहाँ पर जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ है 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जनरेट हुई है। अब अगेन ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इस तरह से अरेंज्ड होंगी कार्बन एटम के अराउंड कि इनमें मिनिमम रिपल्शन हो और मैक्सिमम स्टेबिलिटी हो। तो इस कार्बन एटम के अराउंड जो ये ब्लू वाली ऑर्बिटल्स है ना, ये ब्लू वाली ऑर्बिटल है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, जो कि अरेंज्ड होंगी ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री में और इनके बीच में बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्री। तो ये ब्लू वाली sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है। इन्होंने क्या करा है, एक कार्बन की एक जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है उन्होंने तो आपस में सिग्मा बॉन्ड बना लिया हेड ऑन ओवरलैपिंग करके। तो ये जो कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड है ना, यहाँ पर आप देख सकते हो कार्बन कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड है, पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है, दूसरा बॉन्ड पाई बॉन्ड है। तो जो ये सिग्मा बॉन्ड बना है ये sp2 की हेड ऑन ओवरलैपिंग से ही बना है। तो ये पहला सिग्मा बॉन्ड बन गया।
बाकी की जो दो हर कार्बन के पास sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स रह गई, इन्होंने हाइड्रोजन की s ऑर्बिटल के साथ सिग्मा बॉन्ड बना लिया। तो ये जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है ये बन रहा है sp2 और s हाइब्रिड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बन रहा है। सिमिलरली यहाँ पर भी बन रहा है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन आटम है, ये वाला हाइड्रोजन आटम है। तो इन्होंने 3-3 सिग्मा बॉन्ड बना लिए, दोनों कार्बन आटम ने। एक सिग्मा बॉन्ड तो आपस में बना लिया, 2-2 सिग्मा बॉन्ड इन्होंने हाइड्रोजन के साथ बना लिए। अब इसके बाद ये वाला बॉन्ड रहेगा, ये वाला बॉन्ड इज पाई बॉन्ड। ये पाई बॉन्ड कैसे बनेगा, मैंने आपको बताया पाई बॉन्ड हमेशा साइड वाइज ओवरलैप से बनते हैं और ये बनेंगे इस अनहाइब्रिड ऑर्बिटल के साइड वाइज ओवरलैप से। तो ये जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, हर कार्बन के पास एक एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो वो मैंने यहाँ पर्पल डैश से शो की हुई है। ये वाली अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, ये वाली अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, तो ये साइड वाइज ओवरलैप करेंगे, साइड वाइज ओवरलैप करेंगी और पाई बॉन्ड्स बना लेंगी। तो जहां पर भी पाई बॉन्ड्स बन जाते हैं वहां पर अब स्टिफनिंग आ जाती है कि अब ये इस तरह से बॉन्ड्स अरेंज्ड है, तो मैं अब इनको रोटेट नहीं कर पाऊंगी। अगर मैंने इनको रोटेट करा तो ये जो बॉन्डिंग थी ये बॉन्डिंग टूट जाएगी। तो इसलिए जब आपके डबल बॉन्ड्स आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड्स आ जाए, तो स्टिफनिंग आ जाएगी, वहां पर अब आप इसको रोटेट नहीं करा पाओगे। बट सिंगल बॉन्ड के अराउंड क्या था, ये जो सिंगल बॉन्ड था इसके अराउंड आप दोनों एटम में से किसी को भी इस तरह से रोटेट करा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हेड ऑन ओवरलैपिंग है। इसको मैं कैसे भी ऐसे ऐसे करके रोटेट करा सकती हूँ, ये हेड ऑन ओवरलैप एज इट इज रहेगा। तो ये एल्केन्स में फायदा होता है कि वहां फ्री रोटेशन होते हैं, यहाँ फ्री रोटेशंस नहीं होते हैं। तो आई होप आपको इस ऑर्बिटल डायग्राम समझ आ गया होगा। हमें यहाँ पर ये चीज याद रखनी है कि जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो तो उसके केस में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2, और अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसके केस में कार्बन के अराउंड जो ज्योमेट्री होगी दैट विल बी ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, और अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से चारों तो कार्बन के अराउंड जो ज्योमेट्री होगी दैट विल बी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। चलिए चलते हैं नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन पे, दैट इज sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन होता है जहां पर एल्काइंस प्रेजेंट होते हैं, मींस कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एल्काइंस के अंदर प्रेजेंट होता है। इसमें दो पाई बॉन्ड्स बनते हैं। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या है, ये लेजर काम क्यों नहीं कर रहा है, चलिए इससे लेते हैं। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का क्या मतलब है कि यहाँ पर पहला बॉन्ड होता है सिग्मा बॉन्ड, दूसरे ये जो दो बॉन्ड बच जाते हैं ये दोनों ही बॉन्ड होते हैं पाई बॉन्ड। तो जब मैंने आपको ये चीज बताई कि पाई बॉन्ड किससे बनेगा, साइड वाइज ओवरलैप से बनेगा। पहले एक पाई बॉन्ड था तो दोनों कार्बन एटम की एक एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए थी जो कि साइड वाइज ओवरलैप करे। अब क्या है, अब दो पाई बॉन्ड्स बने हुए हैं तो दोनों कार्बन एटम के पास जो 3-3 ऑर्बिटल्स हैं p ऑर्बिटल, उसमें से दो अनहाइब्रिड रहेंगी जो कि दूसरे कार्बन की दो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप साइड वाइज ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बनाएंगी, और सिर्फ एक एक p ऑर्बिटल और एक एक s ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगी। तो यहाँ पर एक s और एक p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगी, तो यहाँ पर इसलिए sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो sp हाइब्रिडाइजेशन के अंदर दो ऑर्बिटल कंबाइन हुई है, दो ही ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जनरेट होंगी। तो ये ऑर्बिटल इस तरह से जनरेट होंगी, अरेंज्ड होंगी कार्बन एटम के अराउंड कि इनमें मिनिमम रिपल्शन हो और मैक्सिमम स्टेबिलिटी हो, और इसमें मैक्स टू मैक्स जितना बॉन्ड एंगल हो सकता है वो हो। तो ये जो ब्लू वाली लाइन है, ये ब्लू वाली जो ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल है हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो इनके बीच में बॉन्ड एंगल कितना होगा, इनके बीच में बॉन्ड एंगल हो जाएगा 180 डिग्री। बॉन्ड एंगल हो जाएगा यहाँ पर 180 डिग्री। तो 180 डिग्री बॉन्ड एंगल है, तो यहाँ पर शेप क्या हो जाएगी, शेप हो जाएगी लीनियर शेप। लीनियर शेप आ जाएगी जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं उनकी। अब ये जो पर्पल कलर से यहाँ पर ये ऑर्बिटल शो की गई है, ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो एक कार्बन के पास दो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो दोनों कार्बन के पास दो दो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगी। तो सपोज एक जो pz वाली एक्सिस थी, जो pz वाली थी, उन्होंने तो क्या करा, हाइब्रिडाइजेशन कर लिया और यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड्स बना लिए। तो एक बच जाएगी px, एक यहाँ पर बच जाएगी px और एक बच जाएगी py। ऐसे ही यहाँ पर भी एक px हो जाएगी और एक py हो जाएगी। तो आपको हमेशा ये चीज याद रखनी है कि px ऑर्बिटल हमेशा px के साथ ही साइडवाइज ओवरलैप करेगी, py के साथ ही साइडवाइज ओवरलैप करेगी। तो ये py के साथ साइडवाइज ओवरलैप करेगी और px के साथ। इसलिए देखो ये ब्लैक कलर से यहाँ पर इसका ये दिखाया हुआ है, px ने px के साथ किया और py ने py के साथ हाइब्रिडाइजेशन किया।
सॉरी ओवरलैप किया है। हमेशा एक एक्सिस वाली दूसरी एक्सिस से करेगी, क्योंकि मैं क्या बात कर सकती हूँ, सपोज मैं 3 एक्सिस इस तरह से दिखा रही हूँ, ये ऐसे 3 एक्सिस मैंने शो की हुई है, एक्स वाई जेड, इसी तरह से 3 एक्सिस इस तरफ है, तो जो ऑर्बिटल इस एक्सिस में होगी दूसरे वाली ऑर्बिटल भी इसी एक्सिस वाली इसके साथ साइडवाइज ओवरलैप कर सकती है। अगर एक पी एक्स ऑर्बिटल है, एक पी वाई ऑर्बिटल है, तो ये और ये ऑर्बिटल आपस में कैसे साइडवाइज ओवरलैप करेंगी। तो इसलिए हमेशा आपको याद रखना है कि एक कार्बन एटम की जिस एक्सिस में पी ऑर्बिटल है उसी एक्सिस की पी ऑर्बिटल दूसरे वाले कार्बन एटम के साथ साइडवाइज ओवरलैप करेगी, किसी और एक्सिस की कार्बन एटम्स की जो पी ऑर्बिटल्स है वो साइडवाइज ओवरलैप नहीं कर सकती। इट मींस पी एक्स से ओवरलैप करेगी और पी वाई से ओवरलैप करेगी। तो यहाँ पर ये जो ऑर्बिटल डायग्राम आप देख सकते हो, इजीली आपको समझ आ जाएगा। मैं ये हटा देती हूं यहां से। तो यहाँ पर 2 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल साइडवाइज ओवरलैप कर रही है, और 2 यहाँ पर हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन है sp हाइब्रिडाइजेशन। और sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स लीनियरली अरेंज्ड है, और जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स है उन्होंने साइडवाइज ओवरलैप करके 2 डबल बॉन्ड्स बनाए हुए हैं। इसलिए इसके करस्पॉन्डिंग जो पिक्चर आएगी कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड आएगा, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड आएगा कार्बन और हाइड्रोजन का। तो दिस विल बी द शेप ऑफ एल्काइन, दैट इज इथाइन। तो ये 3 तरह की हाइब्रिडाइजेशन कार्बन शो कर सकता है, sp3, sp2 एंड sp हाइब्रिडाइजेशन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन की कब कार्बन कौन से बॉन्ड बनाएगा। सिंगल बॉन्ड बनाएगा सारे तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, डबल बॉन्ड बनाएगा तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा तो sp हाइब्रिडाइजेशन। अब चलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स पे। हमने 2 तरह के बॉन्ड्स यहाँ पर पढ़ लिए कि सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं जो कि हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनते हैं, पाई बॉन्ड्स होते हैं जो कि साइडवाइज ओवरलैपिंग से बनते हैं। तो कौन से बॉन्ड्स स्ट्रांग होते हैं, तो sigma bonds are more stronger than pi bonds. Why they are more stronger than pi bonds? Because of head-on overlapping. Head-on overlapping से क्या हो जाता है, head-on overlapping से क्या होगा कि extent of overlapping ज्यादा बढ़ जाएगा। एक ये ऑर्बिटल है, एक ये ऑर्बिटल है, तो ये आपस में हेड ऑन ओवरलैपिंग जब करेंगी ना तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बढ़ जाएगा, और एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बढ़ने का मतलब है कि एक दूसरे से अच्छे से बॉन्डेड होंगी। अगर मैं साइडवाइज ओवरलैपिंग करूंगी तो एक्सटेंट उतना अच्छा नहीं होगा, और एक्सटेंट उतना अच्छा नहीं होगा तो आने वाले जो हीट एनर्जी है या कोई भी बॉन्ड एनर्जी थोड़ी सी भी देंगे, वैसे ही वो उनका बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी अच्छी नहीं होगी, तो वो इजीली बाहर निकल जाएंगे, इजीली टूट जाएंगे। तो इसलिए सिग्मा बॉन्ड्स में हेड ऑन ओवरलैपिंग होने की वजह से एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बढ़ जाता है, दैट्स वाई सिग्मा बॉन्ड्स बिकम स्ट्रॉन्ग। बट पाई बॉन्ड के अंदर साइड वाइज ओवरलैपिंग होने की वजह से बहुत ही लेस एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होता है, दैट्स वाई बॉन्ड बिकम्स वीक। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, अगर मैं sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग कराती हूँ कार्बन की, तो ये हेड ऑन ओवरलैपिंग है, तो ये एक्सटेंट स्ट्रॉन्ग है, ज्यादा ओवरलैप हो रहा है, ज्यादा जो इसका लोब और इसका लोब दोनों एक दूसरे का ज्यादा अच्छा पोर्शन कवर कर रहे हैं और अच्छी बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी। बट यहाँ पर बहुत ही थोड़ा सा पोर्शन कवर हो रहा है, और इस तरह से बीच में एक नोडल प्लेन आ जाता है, और इस प्लेन के ऊपर कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है और कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नीचे की तरफ होती है। तो यहाँ पर इतना ज्यादा अच्छा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ना होने की वजह से ये बॉन्ड्स वीक हो जाते हैं। So this is all about the hybridization and shapes of molecule. अब चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ, फिर उसके बाद हम इस वीडियो को एंड करेंगे। तो ये क्वेश्चंस जो अभी हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। तो हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पर पूछा है हर मॉलिक्यूल के अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होंगे और कितने पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे। तो ए मॉलिक्यूल के अंदर सी, ये जो सी है ना, ये सी देखो ये ट्रिपल बॉन्डेड है। मैं इस तरह से यहाँ पर दिखाती हूँ, ये वाला पेन ले लेती हूँ। तो सी ट्रिपल बॉन्ड सी CH, इसको मुझे पूरा खोल के लिखना पड़ेगा तब मुझे समझ आएगा। तो CH डबल बॉन्ड CH3। इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन था। अब मुझे यहाँ पर हर कार्बन के सिग्मा, अच्छा मॉलिक्यूल के अंदर टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स बताने हैं। तो सिग्मा बॉन्ड्स यहाँ पर आप देखोगे कि ये कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, एक तो ये बना रहा है एक सिग्मा बॉन्ड, एक ये है। इसके ऊपर के जो दोनों बॉन्ड्स हैं ना, ये दोनों बॉन्ड्स पाई बॉन्ड्स हैं। तो एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, ये C और ये H, इनके बीच में भी एक सिग्मा बॉन्ड होगा। तो मैं इसको यहां से हटाकर ऐसे लिख सकती हूँ C, यहाँ पर ऐसे सिग्मा बॉन्ड जो मेरे को क्लियरली दिखे। ऐसे में यहाँ पर भी CH को ऐसे लिख सकती हूँ C, और ये यहाँ पर H, और इसको इस CH3 को भी मैं इस तरह से लिख सकती हूँ जिससे मुझे क्लियर दिखे। CH3 का मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में 3 सिग्मा बॉन्ड है। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल नंबर सिग्मा बॉन्ड्स हो गए 10। पाई बॉन्ड्स कितने हैं टोटल, 2 पाई बॉन्ड्स तो यहाँ पर है,
ये देखो ये वाले जो दो है ना, ये 2 पाई बॉन्ड ये हो गए और 1 पाई बॉन्ड ये हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स हो गए 3। तो ऐसे आपको गिनना है, जहां पर भी मल्टीपल बॉन्ड्स हैं वहां पर पहला बॉन्ड होता है सिग्मा बॉन्ड, बाकी के ऊपर के जितने भी मल्टीपल बॉन्ड्स होंगे वो होंगे पाई बॉन्ड्स। तो अब सेकंड की बात करते हैं, बी में क्या है CH2, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ CHH। आगे है डबल बॉन्ड C, अगेन डबल बॉन्ड, CH को मैं ऐसे लिख सकती हूँ C सिंगल बॉन्ड H, अगेन CH3 को मैंने ऐसे खोल के लिख दिया। अब काउंट द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स पहले, तो एक हो गया ये 1 2, ये पहले नीचे वाला एक सिग्मा बॉन्ड होगा, ऊपर वाला पाई बॉन्ड होगा, तो 1 2 3, ये 4 5 6 7 8 9, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स हो गए 9। पाई बॉन्ड एक तो ये पाई बॉन्ड और एक ये पाई बॉन्ड है, बाकी और कोई पाई नहीं है, तो पाई बॉन्ड हो गए 2। तो इट इज वेरी इजी टू काउंट द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है व्हाट इज द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन एटम इन फॉलोइंग कंपाउंड्स। अब मुझे कंपाउंड्स को खोल के लिखना है, और हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको क्या बताया, बस ये चीज याद रख लेना, अगर कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड्स जो हैं वो टोटल कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं 4 हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3। अगर कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड्स 3 हैं तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp2। अगर कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड्स 2 ही हैं तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp। ये आपने याद रख लिया तो आप हाइब्रिडाइजेशन सबकी बता दोगे। तो चलते हैं इस क्वेश्चन पे। ए में क्या कहा है CH3Cl, तो कार्बन के 4 बॉन्ड बने हुए हैं, तो 4 ही इसकी वैलेंसी होती है, तो चारों सिंगल ही बॉन्ड होंगे। ये देखो, तो सिंगल बॉन्ड बने हुए हैं तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3, क्योंकि मैंने यहाँ क्या बताया, कार्बन कार्बन बॉन्ड अगर सिंगल बॉन्ड अगर 4 हैं तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज CH3 होल ट्वाइस CO, मतलब कि C के ऊपर 2 तो CH3 लगे हुए हैं, एक ये लगा हुआ है एक ये लगा हुआ है और O लगा हुआ है, तो O डबल बॉन्ड से लगा होगा क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, 2 तो इसने सेटिस्फाई कर दी, अब खाली 1 2 सेटिस्फाई करेगा, तो हर कार्बन की हमें हाइब्रिडाइजेशन बतानी है। तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन इसने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, 1 बनाया, 2 बनाए और इन दोनों में से 1 सिग्मा बॉन्ड होगा, तो 3 बनाए, तो 3 अगर बनाएंगे तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी sp2। इस कार्बन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए, 4, 3 तो हाइड्रोजन के साथ बनाए, 1 यहाँ पर बनाया, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3। इसने भी 4 बनाए, 1 यहाँ पर बनाया और 3 इसके साथ बनाया, तो हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3। नेक्स्ट पे चलते हैं CH3Cn, तो CH3Cn में फॉर्मूला होता है ऐसे Cn के बीच में ट्रिपल बॉन्ड और ये C CH3 से जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन की और इस कार्बन की इन दोनों की हाइब्रिडाइजेशन बतानी है। C पार्ट है, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी, इसने 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए, 3 सिग्मा बॉन्ड है हाइड्रोजन के साथ, 1 सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पर, तो अगर 4 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा तो हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3। यहाँ पर कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, 2, एक तो यहाँ बनाया है और एक ये पहले वाला सिग्मा बॉन्ड, बाकी के ऊपर के 2 पाई बॉन्ड हो जाएंगे, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp। डी पार्ट पे आ जाते हैं। डी पार्ट इज HCONH2, तो H C डबल बॉन्ड O NH2। अब यहाँ देखिए कार्बन के कितने सिग्मा बॉन्ड बने, 1 बना, 2 बना, 3 बने, 3 सिग्मा बॉन्ड, तो हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp2। ई पार्ट पे आ जाते हैं। ई CH3 C, H को मैं नीचे लिख सकती हूँ, डबल बॉन्ड CHCN, C फिर अगेन यहाँ पर और CN C ट्रिपल बॉन्ड N। तो इस कार्बन ने 4 सिग्मा बॉन्ड्स बनाए तो हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3। इस कार्बन ने 1 बनाया, 2 बनाया, 3 बनाए, तो हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp2। इसने भी 3 ही बनाए तो इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन sp2। इसने कितने बनाए, 1 बनाया और 2 बनाया, ये ऊपर के दोनों पाई हैं, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp। सो बहुत सिंपल है हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना। तो इस वे से अगर आप करोगे ना, आप इसको माइंड में याद रखो, इसको माइंड में याद रखोगे तो इससे इजीली आप हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कर पाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन आपको स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करनी है कार्बन एटम की इन फॉलोइंग कंपाउंड्स एंड शेप्स ऑफ ईच ऑफ द मॉलिक्यूल। अब इसमें हाइब्रिडाइजेशन के साथ साथ शेप भी फाइंड आउट करनी है, तो 1 मिनट के लिए आप पॉज करके ट्राई करके देखो, एटलीस्ट हाइब्रिडाइजेशन तो आप फाइंड आउट कर ही पाओगे क्योंकि आपने ऊपर पढ़ लिया। तो 1 मिनट पॉज करके और इसको ट्राई करके देखो, फिर मैं तो कराऊंगी। चलिए तो चलते हैं आंसर की तरफ। CH2 डबल बॉन्ड O, तो C डबल बॉन्ड O, 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन, तो इस कार्बन पे देखो क्या है, 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, तो हाइब्रिडाइजेशन विल बी
sp2 हाइब्रिडाइजेशन में हमने क्या शेप पढ़ी थी? ट्रायगोनल प्लेनर। तो इसकी शेप हो जाएगी ट्रायगोनल प्लेनर। बी पार्ट है CH3F, इट मींस कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है और चारों ही बॉन्ड कैसे हैं? सिग्मा बॉन्ड्स हैं। तो इस जब 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे तो हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन के करस्पॉन्डिंग शेप विल बी टेट्राहेड्रल। नेक्स्ट सी पार्ट है CH और C ने डबल बॉन्ड बनाया N के साथ। तो और जो ये CH होगा, ये CH क्या है? सिग्मा बॉन्ड होगा। तो मैं इसको इस तरह से शो कर सकती हूँ CH बॉन्ड को ऐसे। तो ये कार्बन एक सिग्मा बॉन्ड यहां बना रहा है, एक यहां बना रहा है, तो 2 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा तो हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp और sp हाइब्रिडाइजेशन के करस्पॉन्डिंग क्या शेप होनी चाहिए? लीनियर। तो जो हमने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा है और जो हमने शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स पढ़े हैं वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने लिए ये सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। तो आप ये बिल्कुल मत समझिएगा कि ये तो पार्ट हमारा केमिकल बॉन्डिंग का था, हम यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं। हर जगह बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री हर जगह काम आएंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट लेक्चर ऑफ ऑर्गेनिक सीरीज। तो बने रहिए हमारे साथ। डेली शाम 7 बजे मैं एक वीडियो आपके लिए अपलोड किया करूंगी। तो ऑर्गेनिक सीरीज में मेरे साथ बने रहिए। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।